हेलो पीपल, आई होप यू गाइस आर डूइंग वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। और हम यहां पर आए हैं आज विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटीज लॉ अमेंडमेंट्स फॉर दिसंबर 2023 अटेम्प्ट। ये एक बहुत ही खूबसूरत अटेम्प्ट है। जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूं, दिस इज दैट अटेम्प्ट इन विच आई हैव द मैक्सिमम कंटेंट ऑन यूट्यूब एज वेल। तो कुछ भी अगर ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि अमेंडमेंट लेक्चर देखने के लिए बहुत सारे ऐसे बच्चे भी देख सकते हैं जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर मुझसे नहीं पढ़े, तो वो बच्चे भी एकदम मजे में इस बार आई विल ट्राई कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैं वो एक पीडीएफ की लिंक दे दूंगा। यू हैव गॉट ऑल द रिविजन्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द चैप्टर्स ऑन यूट्यूब दिस टाइम। तो उसका पूरा भरपूर फायदा उठाए जा रहा हूं और एग्जामिनेशन के अंदर तूफान मचा के आओ। ठीक है यारा? चलिए, अगर हम बात करते हैं अमेंडमेंट्स की, तो अमेंडमेंट्स यारा एकदम लीनियंट है इस बार के अमेंडमेंट्स देयर आर वेरी लेस अमेंडमेंट्स। बच्चे डर गए थे क्योंकि इंस्टीट्यूट ने एक सप्लीमेंट रिलीज किया है कुछ 100 पेज का, और उसमें इंस्टीट्यूट ने कह दिया है कि ये अभी के अमेंडमेंट नहीं है, ये पिछले 2 साल के सारे अमेंडमेंट्स हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी। उस सप्लीमेंट में जो दिसंबर 23 के लिए नए अमेंडमेंट्स हैं वो निकाल के फाइल में ला चुका हूं, और आपको मजे में रहना है। ये नो टाइम ये पूरे के पूरे अमेंडमेंट्स आपको कंठस्थ हो जाएंगे। एंड दीज आर ऑल माइनर अमेंडमेंट्स, मिनिस्क्यूल अमेंडमेंट्स। ठीक है, ऐसा कोई मेजर अमेंडमेंट आया नहीं है, बिकॉज रीसेंट पास्ट में ही बहुत सारे रेगुलेशंस ही अमेंड हुए। शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स, डीलिस्टिंग रेगुलेशन, बायबैक, इतना सारा अमेंडमेंट हुआ है रीसेंट पास्ट के अंदर कि अभी कुछ बड़े अमेंडमेंट आने का स्कोप नहीं है। आशा करता हूं कि आप लोगों ने मेरे बायबैक का रिवीजन देख लिया, जो मैंने अमेंडेड रिवीजन अपलोड किया था दिसंबर 23 के लिए। बायबैक में मेजर अमेंडमेंट है, बाकी सब माइनर है। ये सब माइनर अमेंडमेंट्स है, बायबैक में मेजर अमेंडमेंट है। तो मैंने एक बायबैक का पूरा अमेंडेड रिवीजन अपलोड कर दिया था आप लोगों के लिए। आई विल ट्राई कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, सो दैट आप लोग आई होप वो देख के जा रहे हैं। आई बिलीव एग्जामिनेशन में बायबैक के अमेंडमेंट्स में से कुछ पूछने की प्रबल संभावना रहेगी दिसंबर 23 एंड जून 24 के अंदर। इजी बीजी। चलिए, अब बात कर लेते हैं मिनिस्क्यूल अमेंडमेंट्स की, एंड लेट्स रैप इट अप। अगर हम देखें तो आपके इस बार सिर्फ मात्र केवल 6 अमेंडमेंट्स हैं। पहला अमेंडमेंट है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स के अंदर। दूसरा है एएमसी, जो असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, उसके अंदर ऑडिट कमेटी का कंसेप्ट है म्यूचुअल फंड के चैप्टर में। तीसरा है केस लॉज, जो है 2 केस लॉज हैं। ये ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कहीं ना कहीं, बट उन्होंने सप्लीमेंट में दिए, तो मैंने कहा मैं एक बार वापस डिस्कस कर लूंगा। सेबी डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट्स अमेंडमेंट रेगुलेशन में कुछ माइनर चेंज है, वो हम देखेंगे। सेबी स्टॉक ब्रोकर अमेंडमेंट है, और सेबी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का अमेंडमेंट है, देखेंगे। इट इज गोइंग टू बी सुपर इजी, बहुत ही आसान अमेंडमेंट्स है। इंस्टीट्यूट कभी कभी क्या करता है, आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उनमें अगर कोई अमेंडमेंट है तो इंस्टीट्यूट को देना चाहिए, बट इंस्टीट्यूट कभी कभी क्या करता है कि जो टॉपिक आपके सिलेबस में था ही नहीं, उसमें भी अगर कुछ अमेंडमेंट आया है तो वो अमेंडमेंट दे देता है। तो बच्चों को काफी डिफिकल्टी होती है उन अमेंडमेंट्स को पढ़ने के लिए, क्योंकि उनका मेन टॉपिक ही उनके सिलेबस में नहीं था। तो कोई परेशानी नहीं है। तो उसी के लिए एक सिंप्लीफाइड नोट्स आपके लिए बना के लेकर आया हूं, इन विच यू विल गेट द अमेंडमेंट फर्स्ट एंड देन माय इंटरप्रिटेशन ऑफ द अमेंडमेंट, माय एनालिसिस। एग्जाम के एक दिन पहले आप सिर्फ ये माय एनालिसिस देख के जाते हैं तो भी आपका पूरा पर्पस सर्व हो जाएगा। Are we good here? So that you can cover the amendments in no time. So now, आशा करते हैं यारा कि आप सब लोग एकदम मजे में हैं। And now, without wasting any time, let's start the amendments. I hope you guys are really, really, really studying well. ऐसे ही पढ़ते रहो और खूब पढ़ते रहो, and खूब आगे बढ़ते रहो। चलिए यारो, the first amendment is a Piddu amendment. Amendment number 1, Securities Contract Regulation Amendment Regulation 2022 क्या कह रहा है? Continuous listing agreement जो हमारा होता है ना, कंटिन्यूअस लिस्टिंग एग्रीमेंट बोले तो हमारा मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, इसके अंदर उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी ऐसी लिस्टेड कंपनी है, सुनना अच्छे से, टॉपिक क्या है? मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, कंटिन्यूअस लिस्टिंग एग्रीमेंट, जिसके अंदर पढ़ते हैं कि हर एक कंपनी के अंदर 25% तो पब्लिक के पास होना ही चाहिए। और फिर हम उसके अंदर स्लैब्स भी पढ़ते हैं कि अगर एक कंपनी का कैपिटल इससे इसके बीच में है बेस्ड ऑन इश्यू प्राइस, अगर एक कंपनी का कैपिटल इससे इसके बीच में है तो इतना उनको पब्लिक शेयर होल्डिंग करनी होगी। आई होप आपको पूरा का पूरा क्लिक हो रहा है बहुत अच्छे से। तो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का जो प्रोविजन है कि हर एक कंपनी के अंदर पब्लिक को 25% होल्ड करना चाहिए, उस प्रोविजन के अंदर यह अमेंडमेंट आया है कि अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी है, और ऐसी लिस्टेड कंपनी जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर कंपनी होल्ड्स मेजॉरिटी शेयर्स और वोटिंग राइट और कंट्रोल। इफ देयर इज अ लिस्टेड कंपनी एक्स लिमिटेड जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी सब्सटैंशियल शेयर्स या कंट्रोल रखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट है इन पब्लिक इंटरेस्ट कैन एग्जम्प्ट एनी सच लिस्टेड कंपनी फ्रॉम द कंप्लायंस ऑफ मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। स्वाहा। ये हो गया पहला अमेंडमेंट। बस यही मैं कह रहा हूं, ऐसे पिद्दू अमेंडमेंट्स हैं ऐसा। तो पहला अमेंडमेंट है कि जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का प्रोविजन है
उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एक ऐसी लिस्टेड कंपनी को एग्जम्प्ट कर सकती है, उस लिस्टेड कंपनी को मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के प्रोविजन को कंप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी लिस्टेड कंपनी जिसके अंदर सब्सटैंशियल मतलब majority shares are held by central government or state government or by any public sector company। कितना आसान हो गया। तो अगर आज मैं कंपनी हूं जिसके 51% शेयर्स आर विद सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी एक कंपनी को एग्जम्प्ट कर सकती है कि आपको मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कंप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कंपनी हूं जिसके अंदर 51% शेयर्स आर हेल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो मुझे भी एग्जम्प्ट कर सकती है कि मुझे भी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग को कंप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक ऐसी कंपनी जिसका 51% और मोर शेयर्स आर हेल्ड बाय पब्लिक सेक्टर एंटिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे भी एग्जम्प्ट कर सकती है कि मुझे भी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग को कंप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। अरे बोलो तारा रारा, हो गया बस। सर ऐसे ही है? जी हाँ, बायबैक के अंदर है तूफान अमेंडमेंट्स, अच्छे अमेंडमेंट्स, इसलिए बायबैक का रिवीजन जरूर देखिएगा। बाकी यहां पे सारे अमेंडमेंट्स ऐसे ही हैं। अरे आप देखो कि आपका एक अमेंडमेंट हो गया। टोटल कितने अमेंडमेंट्स है सर? टोटल है 6 अमेंडमेंट्स, और 6 में से भी एक अमेंडमेंट आपका हो चुका है। चलिए उसके बाद में आते हैं अमेंडमेंट नंबर 2 के ऊपर। इस बार आपको अमेंडमेंट की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। पहली चीज तो अमेंडमेंट्स भी मिनिस्क्यूल है, और दूसरा आई अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट इस समय पे एग्जाम के लिए बहुत चिंतित होता है, तो आपका बहुत ज्यादा समय अमेंडमेंट्स में नहीं जाएगा, आपके लिए पूरा एनालिसिस बना के ही लेकर आया हूं मैं, ठीक है। चलो गुंडे, उसके बाद में आता है सेकेंड अमेंडमेंट, ऑडिट कमिटी फॉर एएमसी ऑफ अ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे स्टार्ट होता है। तो हम सबको पता है कि इफ दिस इज अ म्यूचुअल फंड, जो उसको स्टार्ट करता है उसको हम कहते हैं क्या 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 बोलो? स्पॉन्सर। Thereafter the sponsor appoints the, बोलते रहो मेरे साथ में, ट्रस्टी। Thereafter sponsor and trustee appoints असेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसके अंदर होता है हमारा फंड मैनेजर। तो ये असेट मैनेजमेंट कंपनी एक कंपनी है, इस कंपनी को कंपल्सरीली बनानी होगी अपनी एक ऑडिट कमेटी। जैसे हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं एलओडीआर के अंदर कि हर कंपनी की ऑडिट कमेटी होनी चाहिए, उसी प्रकार से कह रहे हैं असेट मैनेजमेंट कंपनी ऑफ ए म्यूचुअल फंड नीड्स टू हैव अ ऑडिट कमेटी। मैं अगर बोलूं कि इस बार जो अमेंडमेंट्स में मैं 6 अमेंडमेंट्स बता रहा हूं, उसमें से अगर किसी पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है तो वो ये है। बाकी 5 पे तो आई डोंट एक्सपेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इस पे जरूर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। क्या कहते हैं ये? ऑडिट कमिटी ऑफ म्यूचुअल फंड। देखना अच्छे से, ऑडिट कमिटी ऑफ एएमसी, फॉर एएमसी असेट मैनेजमेंट कंपनी ऑफ ए म्यूचुअल फंड, कि म्यूचुअल फंड की जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है उसके अंदर एक ऑडिट कमिटी होना अनिवार्य है। अब वो ऑडिट कमिटी का रोल क्या होगा? पहला रोल, ओवरसाइट ऑफ, वो ध्यान रखेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, एएमसी का जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड कंप्लायंस टू लॉ एंड रेगुलेशन। बहुत इजी है कि 3 चीजों का ध्यान रखेंगे। वो क्या? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे हो रही है, इंटरनल कंट्रोल कैसा है, एंड कंप्लायंस ऑफ लॉ कैसा है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसी हो रही है, इंटरनल कंट्रोल कैसा है, एंड कंप्लायंस ऑफ लॉ कैसा है। बस सिंपल FRICCL कि भाई हम ध्यान रखेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसी हो रही है, इंटरनल कंट्रोल सही है या नहीं, और कंप्लायंस ऑफ लॉ किया है या नहीं किया है, कुछ वायलेशन तो नहीं किया है, ये चेक करेगा ऑडिट कमेटी। अब आता है दूसरा टॉपिक, ये सब मुझे पढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं है, सुनना अच्छे से। मैं म्यूट हो जाता हूं फॉर अ मिनट, यू गाइस रीड इट अप। ऑडिट कमेटी के अंदर मेंबरशिप नॉर्म्स क्या है, मीटिंग के नॉर्म्स क्या है, और कोरम के नॉर्म्स क्या है। रीड इट अप वंस, विदाउट माई हेल्प रीड इट अप। कि हालो हालो रीडो, जल्दी से रीडो यारों। रीडे, बहुत इजी लग रहा है। अरे नॉर्मल ऑडिट कमेटी की जो नॉर्म्स थे, जो एलओडीआर के ऑडिट कमेटी के नॉर्म्स है, जो कंपनीज एक्ट के ऑडिट कमेटी के नॉर्म्स है, कहीं ना कहीं वहीं से मोटिवेट होकर उन्होंने एएमसी की भी ऑडिट कमेटी के नॉर्म्स बनाए। तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा एग्जामिनेशन के अंदर। क्या लिखा है ऑडिट कमेटी के अंदर? मेंबर्स कितने होंगे? मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, वी ऑल नो। 2/3 हैव टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, all have to be financially literate, and at least one have to have an experience and background in finance and accounts. अब याद करो एलओडीआर में ऐसे ही तो कुछ लिखा होता है, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, 2/3 have to be independent directors, all have to be financially literate, and one has to be an expert of finance or accounts. So वैसे ही लिखा है, one has to have an experience of
finance and accounts. The chairman has to be an independent director. Without any efforts पूरा topic complete होता है. उसके बाद में आता है ऑडिट कमिटी इज अपॉइंटेड बाय बीओडी ऑफ एएमसी के एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो ऑडिट कमिटी को अपॉइंट करेंगे. रीजनेबल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. तो ऑडिट कमिटी का मेंबरशिप, एएमसी की ऑडिट कमिटी कैसे होगी हमने पढ़ी. फिर आता है मीटिंग कैसे करेंगे. कुछ है ही नहीं. देखो, मीटिंग हैज टू बी 4 times इन अ ईयर. मिनिमम आपको 4 मीटिंग करनी है एक साल में. सेम मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 मीटिंग कैन बी 120 days. अरे मोटिवेट नहीं हुए, ये तो कॉपी पेस्ट कर दिए हैं. और फिर आता है कोरम. कोरम हैज टू बी 1/3 और 2 विच एवर इज हायर विद एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. ये ध्यान रखना है, 2 है यहां पे. कोरम हैज टू बी 1/3 और 2 विच एवर इज हायर विद एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. एंड दिस इज द composition of audit committee for AMC of a mutual fund. ये एक नया एडिशन आया है और इसको आप लोग स्टार मार्क करेंगे. ठीक है. वैसे जनरली मैं आपको कहता हूं कि आप ये सब खुद लिखेंगे, लेकिन सिंस आई अंडरस्टैंड कि एग्जाम्स क्लोज रहेंगे और आपका समय कम होगा, आप चाहें तो मेरी ही रिटर्न फाइल जो है ना वो आप प्रिंट आउट ले सकते हैं. तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा. ठीक है. चलिए गुंडो, तो दैट इज आवर सेकेंड अमेंडमेंट. टिंग टिंग टिडिंग. फर्स्ट अमेंडमेंट देखा सर हमने. आई एम टेलिंग यू ना, आप जैसे ये करते हो ना कभी कभी इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो, वैसे आपके अमेंडमेंट्स कवर हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा. एंड अमेंडमेंट्स आर गोइंग टू बी ओवर. जस्ट बी पेशेंट फॉर सम टाइम. दूसरा हो गया ऑडिट कमिटी ऑफ एएमसी. ठीक है सर. पहला हो गया सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन अमेंडमेंट. ये कहता है, हम रिवीजन भी करते जाएंगे साथ साथ में ताकि कंठस्थी हो जाए. ये कहता है सिक्योरिटीज लॉ रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट के मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कंटिन्यूअस लिस्टिंग अग्रीमेंट के नॉर्म से सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी ऐसी लिस्टेड कंपनी को एग्जम्प्ट कर सकता है जिसमें मेजॉरिटी शेयर्स आर हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर कंपनी. दूसरा आया ऑडिट कमेटी का अमेंडमेंट. ऑडिट कमेटी ऑफ एएमसी. इसके अंदर कहा गया है कि एएमसी की ऑडिट कमेटी होनी चाहिए, बनानी होगी. वो काम क्या होगा, उसका रोल होगा ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, इंटरनल कंट्रोल एंड कंप्लायंस ऑफ लॉ. फिर उसके अंदर कौन कौन होगा, उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा. मिनिमम 3 डायरेक्टर्स. मुझसे पहले बोलो मिनिमम 3 डायरेक्टर्स. हाँ, आगे क्या, 2/3 हैव टू बी independent, all have to be financially literate and at least one have to have an experience background of finance accounts. Easy peasy over. The chairman has to be an independent director. Easy peasy. कौन बनाएगा ऑडिट कमिटी को? ऑडिट कमिटी विल बी अपॉइंटेड बाय बीओडी ऑफ एएमसी. एक ऊपर वाले का आशीर्वाद है मुझ पे. जो आप मुझसे सुनेंगे, जो आप लेक्चर में बार बार रिवाइज करेंगे, वो आपको एग्जाम में गूंजेगा कान के अंदर. आई बेट यू. जो हमने वो डायग्राम बनाया वो पिक्चर मेमोरी की तरह एग्जाम में याद आएगा जब आपके सामने नहीं कि यहां पर ये ऐसा ऐसा लिखा था. बस अच्छे से रिवाइज करते जाओ साथ में. चलिए यार, ये हुआ. उसके बाद में मीटिंग के नॉर्म्स सेम थे. मिनिमम 4 मीटिंग्स इन द एंटायर ईयर एंड मैक्सिमम गैप कैन बी 120 days. एंड लास्टली आता है कोरम. कोरम क्या है मुझे बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो. अरे हाँ, आप ऐसा सोचो मत कि मैं आपको नहीं देख सकता हूं. मैं देख सकता हूं. ये जो आप ब्लैक टी शर्ट पहन के बैठे हो ना, मैं देख पा रहा हूं आपको. आप चिंता मत करो, इधर आओ, ध्यान दो. 1/3 और 2 whichever is higher with at least 2 independent directors. चलिए, ये हमारा सेकेंड अमेंडमेंट. अब थर्ड आ गया. थर्ड में हमको 2 केस लॉस पढ़ने. सेबी वर्सेस श्रीराम म्यूचुअल फंड, सहारा एसेट मैनेजमेंट कंपनी वर्सेस सेबी एंड अदर्स. तो ये दोनों डिस्कस करूंगा आपके साथ में. ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. आप बच्चों के लिए मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड किया था, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ सिक्योरिटीज लॉ. आई होप आपने उसको देखा है. बहुत जबरदस्त. उसमें भी ये कवर्ड है कहीं ना कहीं, लेकिन यहां पे सप्लीमेंट में है तो सेपरेटली दोनों केस लॉस डिस्कस कर लेता हूं. हो सकता है इंस्टीट्यूट इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की कोशिश करे. अमेंडमेंट नंबर 3, केस लॉ. केस का नाम है सेबी वर्सेस श्रीराम म्यूचुअल फंड. सेबी वर्सेस श्रीराम म्यूचुअल फंड. क्या हुआ था इसमें? म्यूचुअल फंड एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी फेल टू कंप्लाई विद द म्यूचुअल फंड रेगुलेशन. एक म्यूचुअल फंड था और उसकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी थी. उन्होंने म्यूचुअल फंड के रेगुलेशंस को कंप्लाई नहीं किया. सर कौन से रेगुलेशंस को कंप्लाई नहीं किया? एक लिमिट होती है कि आप कितना एक ही ब्रोकरेज फर्म से बिजनेस कर सकते हो, एसोसिएट से बिजनेस कर सकते हो. इस प्रकार के कुछ रूल्स थे जो इन्होंने वायलेट किए. But does not matter which rule was violated. What you have to remember is that there was a mutual fund and there was an asset management company which has violated some rules under SEBI Mutual Fund 1996 का regulation. Okay. Next, what happened? Adjudicating officer imposed penalty on the mutual fund and AMC. Adjudicating officer ने देखा कि आपने तो violation किया है. Adjudicating officer ने आपके ऊपर लगा दी penalty. Next, mutual fund and AMC pleaded that it was not their intention to violate the regulation. कि सर हमारा इंटेंशन नहीं था, गलती से हो गया कि violation. And gave other reasoning to SAT, Securities Appellate Tribunal, to set aside the penalty. और सरप्राइजिंग बात तो नेक्स्ट लाइन में है, SAT set aside the penalty.
समझ रहे हो क्या हुआ? एक म्यूचुअल फंड एएमसी ने कुछ वायलेशन किया था, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने पेनल्टी लगाई, ये लोग अपील लेके गए सैट के पास, बोला कि हमारा इंटेंशन नहीं था सर, गलती से हो गया वो। सैट ने उनकी पेनल्टी को सेट असाइड कर दिया। अब सेबी अपील लेके गई सुप्रीम कोर्ट के पास, सेबी फाइल दी अपील टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट मेंस रिया क्या होता है यार? मेंस रिया मींस बैड इंटेंशन, बैड फेथ में आप कुछ काम कर रहे हो। मेंस रिया जैसे कि मैंने क्लास में बताया होगा आपको, निकाह, हाँ, एटलीस्ट आधे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वो ये याद कर पा रहे हैं, निकाह। तो ये निकाह क्या था? दिस रिप्रेजेंट्स मेंस रिया। समय होता तो मैं आपको शायद गूगल पे ले जाके दिखाता, लेकिन अभी का आपका समय काफी कीमती है। चलो इधर आओ, यहां पर आते हैं हम लोग। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट मेंस रिया, इंटेंशन, बैड इंटेंशन इज नॉट एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर सिविल एक्ट। कि कोई भी आपने सिविल एक्ट किया है, क्रिमिनल में मेंस रिया का रेलेवेंस होता है, सिविल एक्ट में मेंस रिया का कोई रेलेवेंस नहीं होता है। आपका इंटेंशन था या नहीं था, वॉयलेशन हुआ है, पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो श्रीराम म्यूचुअल फंड वाले केस में, सेबी वर्सेस श्रीराम म्यूचुअल फंड वाले केस के अंदर मेन लीगल इशू ये है कि क्या कोई कंपनी, क्या कोई एएमसी, क्या कोई म्यूचुअल फंड ये क्लेम कर सकता है क्या कि हमारा इंटेंशन नहीं था, गलती से हो गया, तो आप प्लीज पेनल्टी सेट असाइड कर दो। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इंटेंशन, मेंसरिया इज नॉट रेलेवेंट इन अ सिविल एक्ट। आपने सिक्योरिटीज लॉ को इंटेंशन के साथ वायलेट किया है या विदाउट इंटेंशन वायलेट किया है, पेनल्टी तो लगेगी ही लगेगी। सुपर वंडरफुल। इस पे बहुत पहले एक बार एग्जाम क्वेश्चन भी आया हुआ है, एकदम मजे में। ये हो गया पहला केस, काफी आसान। एक सिंपल सा टेकअवे है कि आपने सिक्योरिटीज लॉ को वायलेट किया तो भले इंटेंशन के साथ किया, इंटेंशन के बिना किया, आपके ऊपर पेनल्टी लगने वाली है। इसके बाद में आता है हमारा दूसरा केस, सहारा एएमसी वर्सेस सेबी। क्या लीगल इशू था इसमें? लीगल इशू एक ही था, अच्छे समझना। केस है सहारा एएमसी वर्सेस सेबी। सहारा एएमसी प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस सेबी। तो आप लिख सकते हो यहीं पे, कहीं पे आप चाहो तो, सहारा एएमसी वर्सेस सेबी। ऊपर वाला था श्रीराम म्यूचुअल फंड, इंटेंशन वाला है श्रीराम म्यूचुअल फंड। श्रीराम, जय श्रीराम। इधर आओ, सहारा एएमसी वर्सेस सेबी। लीगल इशू क्या है? इफ द डायरेक्टर्स ऑफ एएमसी हैव बीन डिबार्ड बाय सेबी, इफ द डायरेक्टर्स ऑफ एएमसी हैव बीन डिबार्ड बाय सेबी, सेबी ने किसी असेट मैनेजमेंट कंपनी के डायरेक्टर्स को डिबार कर दिया है, whether the AMC can be treated as fit and proper person and continue the business activity. असेट मैनेजमेंट कंपनी की एलिजिबिलिटी अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है that they should be a fit and proper person. fit and proper का मतलब सेबी ने आपको डिबार नहीं किया है। तो एक AMC है, उसको सेबी ने डिबार नहीं किया है, that asset management company is not debarred. Sahara Asset Management Company is not debarred by SEBI, but a few directors of Sahara Asset Management Company have been debarred by SEBI. तो अगर एक असेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो डिबार्ड नहीं है, उसके कुछ डायरेक्टर्स डिबार्ड हैं, तो क्या असेट मैनेजमेंट कंपनी फिर भी काम कर सकती है क्या? क्या वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन मानी जाएगी क्या? ये लीगल इशू था इस केस में। एंड इन दिस केस कोर्ट हैज हेल्ड क्लियरली दैट इफ अ कंपनीज, देयर इज अ कंपनी जिसके डायरेक्टर्स आर डिबार्ड, then the company will also not be treated as fit and proper person. आपके डायरेक्टर्स डिबार हैं, आप भी डिबार्ड हो। इसको आप कनेक्ट कर सकते हो आईसीडीआर में। जब मैं आपको एलिजिबिलिटी पढ़ाता हूं तो वहां पे क्लियरली लिखा है एनी इशूअर, और वहां पे याद होगा तो लिखा होगा सेलिंग शेयर होल्डर, प्रमोटर, डायरेक्टर। अगर ये लोग डिबार्ड हैं तो कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती। वैसा ही है कि अगर एक असेट मैनेजमेंट कंपनी के डायरेक्टर्स डिबार्ड हैं तो ये असेट मैनेजमेंट कंपनी भी काम नहीं कर सकती। तो असेट मैनेजमेंट कंपनी भी डीम्ड डिबार्ड है। तो इनका क्वेश्चन ये था कि असेट मैनेजमेंट कंपनी के डायरेक्टर्स डिबार्ड है ना, तो इनको हटा के दूसरे डायरेक्टर्स को ले आएंगे और असेट मैनेजमेंट कंपनी कंटिन्यू कर सकती है। लॉ सेज नो। If the directors of asset management company they are debarred, then the asset management company is also debarred. देखते हैं क्या लिखा है। SEBI ordered that mutual fund and asset management company are no longer fit and proper person and ordered cancellation of registration. उन्होंने म्यूचुअल फंड और AMC का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का ऑर्डर पास किया। इन अपील सहारा AMC अपील लेके गई। इन अपील सैट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट कंफर्म द ऑर्डर ऑफ सेबी। तो सेबी, सैट, सुप्रीम कोर्ट तीनों ने एक ही बात बोली, इफ डायरेक्टर्स ऑफ असेट मैनेजमेंट कंपनी आर डिबार्ड, द असेट मैनेजमेंट कंपनी एंड म्यूचुअल फंड्स रजिस्ट्रेशन शैल बी कैंसल्ड, दे आर आल्सो डिबार्ड। इजी पीजी ओवर। और यहां पे आपके 6 में से 3 अमेंडमेंट हो चुके हैं और देखो कितना समय हुआ है। मुझे लगता है कि हमें शुरू किए हुए भी 15-20 मिनट हुए होंगे। आई कैन नॉट सी द टाइमिंग हियर, बट आई थिंक 15-20 मिनट हुए होंगे एंड वी आर डूइंग वेरी गुड बाय नाउ। 3 अमेंडमेंट्स जो तीनों के तीनों कंठस्थ हैं। अब आता है एक छोटू सा अमेंडमेंट, अमेंडमेंट नंबर 4। ये जो मेन टॉपिक था, ये मेन टॉपिक आपके सिलेबस में ही नहीं था।
ये मेन टॉपिक आपके सिलेबस में ही नहीं था, ये अमेंडमेंट सीधा हुआ है उस मेन टॉपिक में, तो आपके सिलेबस में आ चुका है। बहुत ही आसान है, एकदम डब्बा अमेंडमेंट है। ये क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट फॉर स्टॉक ब्रोकर टू रजिस्टर एज अ डीपी? अगर एक स्टॉक ब्रोकर को, मैं आज एक स्टॉक ब्रोकर हूं, मैं डीपी बनना चाहता हूं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनना चाहता हूं, तो मेरा मिनिमम नेटवर्थ कितना होना चाहिए? हमने क्लास में डिस्कस किया था। नॉर्मली जिसके थ्रू आप स्टॉक एक्सचेंज पे डीलिंग करते हैं वो है स्टॉक ब्रोकर, लेकिन जिसके थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन होता है वो है डीपी। सो डोंट यू थिंक एवरी स्टॉक ब्रोकर वुड वांट टू रजिस्टर हिमसेल्फ एज डीपी एज वेल, ताकि वही आपका डीमैट अकाउंट ओपन भी करेगा और वही आगे ट्रेडिंग भी करवाएगा। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। सो एवरी स्टॉक ब्रोकर वुड वांट टू बी रजिस्टर्ड एज डीपी, नॉर्मल है। यहां एक छोटी सी बात बताई गई है इस सप्लीमेंट के अमेंडमेंट में कि अगर एक स्टॉक ब्रोकर को डीपी बनना है तो मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट क्या होगी? उनका कहना है मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट इवेंचुअली हमें करना है 5 CR। हम क्या चाहते हैं कि मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट कितनी हो जाए? 5 करोड़। लेकिन हम डायरेक्टली 5 करोड़ नहीं कर सकते, तो हम क्या कह रहे हैं कि जिस दिन हम ये नोटिफिकेशन लेकर आए हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ दिस नोटिफिकेशन फॉर 1 ईयर द मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट इज 1 करोड़, एंड फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन within 2 years you'll have to ensure that you comply the minimum net worth requirement of 5 crore। मतलब क्या है? आज मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूं, मैं डीपी की तरह रजिस्ट्रेशन ले चुका हूं, तो अभी तक तो मेरे पे जो रिक्वायरमेंट थी वो छोड़ दो। अब रिक्वायरमेंट है कि जिस दिन ये नोटिफिकेशन आया, मुझे 1 साल के अंदर विद इन 1 ईयर मुझे मेरी नेटवर्थ रिक्वायरमेंट करनी है 1 करोड़। 1 करोड़ मेरा नेटवर्थ हो जाना चाहिए, और विद इन 2 years आई हैव टू एंश्योर कि मैं एक्चुअल नेटवर्थ रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करूं, दैट इज 5 करोड़। सो आपके लिए अगर सिंपल करूं, अगर कोई व्यक्ति 1 वर्ड में बोले, वैसे भी ये नोटिफिकेशन आए 1 साल तो ऑलरेडी हो चुका है, ये नोटिफिकेशन आए 1 साल ऑलरेडी हो ही चुका है, तो अभी ये रेलेवेंट भी नहीं है। लेकिन अगर कहीं मुझे 1 वर्ड आंसर करना है कि अगर एक स्टॉक ब्रोकर है, उस स्टॉक ब्रोकर को डीपी की तरह रजिस्टर करना है, तो उसका नेटवर्थ रिक्वायरमेंट क्या होगा? तो 1 वर्ड आंसर हैज टू बी 5 करोड़। 1 वर्ड आंसर हैज टू बी 5 करोड़। और अगर कोई डिटेल में पूछना चाह रहा है अरे 5 करोड़ कब से होगा, तो ये बोलो कि जिस दिन ये नोटिफिकेशन आया था, डेट याद नहीं रखनी है, उसके बाद 1 साल तक तो आपको 1 करोड़ का नेटवर्थ रिक्वायरमेंट करना था, और विद इन 2 years आपको 5 years की रिक्वायरमेंट तक पहुंचना था। सिंपल। तो अगर 1 वर्ड ध्यान रखना है आपको आगे जीवन के लिए, तो अगर एक स्टॉक ब्रोकर डीपी बनना चाहता है तो उसका मिनिमम नेटवर्थ हैज टू बी 5 करोड़। डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा। सर ये तो हमें डरावना लग रहा है। जी नहीं, दिस इज योर 5th अमेंडमेंट। 5th अमेंडमेंट क्या कह रहा है बहुत अच्छे से समझना। ये एक अच्छा अमेंडमेंट है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। What SEBI wants, we are done with our 5 amendments, we are going towards 6th amendment। उसके पहले आपको ये we are done with 4 amendments, we are going towards the 5th amendment। 4 अमेंडमेंट हो चुके हैं। क्या चारों अमेंडमेंट हमें कंठस्थ हैं? चलो एक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट कहता है कि यहां पे अमेंडमेंट इतना सा आया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी भी लिस्टेड कंपनी को, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी भी लिस्टेड कंपनी को जहां पे मेजॉरिटी शेयर्स आर हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर कंपनी, उसको एग्जम्प्ट कर सकता है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ कंटिन्यूअस लिस्टिंग अग्रीमेंट। तथास्तु। दूसरा अमेंडमेंट पड़ा ऑडिट कमेटी ऑफ एएमसी। म्यूचुअल फंड की एसेट मैनेजमेंट कंपनी को एक ऑडिट कमेटी बनानी होगी। ऑडिट कमेटी का काम क्या होगा? रोल ओवरसाइट ऑफ, मुझसे पहले बोलो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग FR, इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस एंड कंप्लायंस ऑफ लॉ। उसकी मेंबरशिप क्या होगी? मुझसे बोलो, मुझसे पहले बोलो। कॉम्बिनेशन। उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा? मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, all have to be financially literate, one has to have a background and has to have an experience in what? Accounts, finance, chairman has to be an independent director। और कौन अपॉइंट करेगा AMC को? AMC को अपॉइंट करेंगे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इजी पीजी, ओवर, डन। फिर मीटिंग, साल में कम से कम 4 मीटिंग करनी होगी, एंड मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 मीटिंग कैन बी 120 days। बिल्कुल सही। कोरम 1/3 और 2 whichever is higher with at least how many 2 independent directors present। बोलो तारारारा। फिर आए 2 केस लॉस, सेबी वर्सेस श्रीराम म्यूचुअल फंड। उसमें बताया गया कि आपका इंटेंशन मेंस या रेलेवेंट नहीं होता है आपके सिविल केस के अंदर, तो अगर आपने कोई वायलेशन किया तो पेनल्टी लगेगी, भले ही आपका इंटेंशन था या नहीं था। फिर आता है सहारा AMC वर्सेस सेबी। उसमें यह बताया गया कि अगर एक असेट मैनेजमेंट कंपनी के डायरेक्टर्स आर डिबार्ड बाय सेबी, that asset management company and mutual funds registration shall be cancelled, they are also deemed debarred। उसके बाद में बड़ा सेबी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स अमेंडमेंट रेगुलेशन कुछ भी नहीं है कि अगर एक स्टॉक ब्रोकर को डीपी बनना है तो उसका मिनिमम नेटवर्थ कितना है? द आंसर इज 5 करोड़।
5 करोड़, और एक टेम्पररी रिलैक्सेशन दिया है कि अभी नोटिफिकेशन से 1 साल तक आप 1 करोड़ तक आओगे तो भी चलेगा, नोटिफिकेशन से 2 साल तक आप 5 करोड़ तक आ जाने चाहिए। और यहां पे हम लोग आ चुके हैं। डोंट यू थिंक हो चुका है? डन, खत्म, फिनिश। आपको कुछ भी वापस रिवाइज भी करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के एक दिन पहले आप सिर्फ इन नोट्स को भी गो थ्रू कर लेंगे, यू विल बी सुपर सॉर्टेड। चलो गुंडे, अब बचे हुए 2 अमेंडमेंट्स को फटाफट से रैप अप कर लेते हैं। सेबी स्टॉक ब्रोकर अमेंडमेंट रेगुलेशन 2023। स्टॉक ब्रोकर के अंदर क्या अमेंडमेंट आया? यस, स्टॉक ब्रोकर के अंदर यह अमेंडमेंट आया है, फोकस है वेरी केयरफुली, कि जो भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनमें से डेजिग्नेट किया जाएगा कुछ स्टॉक ब्रोकर्स को एज क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर। अच्छे समझो क्या कह रहा हूं। मान लीजिए भारत के अंदर ऐसी 500 स्टॉक ब्रोकर्स हैं, देयर आर 500 स्टॉक ब्रोकर्स। उन 500 में से जो बड़े बड़े होंगे उनको हम बोलेंगे क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर। याद करो, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर का कंसेप्ट है। भारत में बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन उनमें से बड़े इन्वेस्टर्स को हमने कहते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, और उनके लिए अलग से नॉर्म्स बनाया जाता है। सेम कंसेप्ट सेबी चाहती है स्टॉक ब्रोकर में भी हो। तो भारत में जितने भी स्टॉक ब्रोकर हैं उनमें से कुछ स्टॉक ब्रोकर को कहा जाएगा क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर। सर अब ये सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा? देखना, स्टॉक ब्रोकर्स में से कुछ लोगों को कहा जाएगा क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर। दे विल बी डेजिग्नेटेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ऑल थिंग्स? 1, नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स, कि आपके एक्टिव क्लाइंट्स कितने अभी आपके, तो जिन स्टॉक ब्रोकर के ज्यादा क्लाइंट्स हैं वही बनेंगे क्वालिफाइड। असेट्स ऑफ क्लाइंट विद ब्रोकर, अब आपके क्लाइंट बहुत हैं बट 200 रुपए की ट्रेडिंग करते हैं, नहीं, आपके क्लाइंट के कितने असेट्स है टोटल, उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है, वो ट्रेडिंग वॉल्यूम, आपके थ्रू ट्रेड कितना हो रहा है, ट्रेडिंग वॉल्यूम, एंड ऑफ डे मार्जिन ऑब्लिगेशन ऑफ ऑल द क्लाइंट्स, सारे क्लाइंट्स की मिला के एज अ ब्रोकर एंड ऑफ डे मार्जिन ऑब्लिगेशन आपका कितना आता है। मार्जिन ट्रेडिंग अलाउ करते हैं आप, अब तो खैर धीरे धीरे सेबी बंद कर रहा है उसको, बट मार्जिन ऑब्लिगेशन कितना आता है, जितना ज्यादा आता है उतना बड़े ट्रेडर है। कंप्लायंस स्कोर एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल स्कोर, ये क्या होता है? सेबी आपको एक स्कोर देता है, आप कितने अच्छे से कंप्लायंस कर रहे हैं, आप कितने अच्छे से ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करते हो। तो आपका कंप्लायंस स्कोर कैसा है और ग्रीवेंस रिड्रेसल स्कोर कैसा है, इन 1 2 3 4 5 6 इन 6 ग्राउंड्स पे, या कुछ और ग्राउंड भी सेबी कंसिडर कर सकता है, ये एग्जांपल के तौर पे दिए होंगे। इन 6 बेसिक ग्राउंड्स के बेस पे सारे स्टॉक ब्रोकर्स में से सिलेक्ट किए जाएंगे क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर। रटना नहीं है इसको, लॉजिक से सोचो आपको याद रह जाएगा। कंप्लायंस का स्कोर कैसा है, ग्रीवेंस रिड्रेसल का स्कोर कैसा है, क्लाइंट्स किसके पास ज्यादा है, क्लाइंट्स के असेट्स किसके पास ज्यादा है, एंड ऑफ डे मार्जिन कितने पास ज्यादा होता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम कहां पे ज्यादा है। तो इन कुछ ग्राउंड्स पे हम डिसाइड करेंगे कौन से स्टॉक ब्रोकर को बनाना है क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर। बहुत इजी। अब क्या होगा, ये जो क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर बने ना, ये बन के खुश मत हो आप लोग खुश हो रहे हो, अरे क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर, हाँ मजा आ गया। नहीं, खुश होने की बात नहीं है। अब ये जो क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर हैं इनके ऊपर एडिशनल रिक्वायरमेंट लगेगी। इनके ऊपर क्या करेंगे हम, कंप्लाई विथ इनहैंस्ड ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इन पे इनहैंस्ड ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगे। देखो क्या करें, इनके ऊपर गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस अप्लाई होगा, इनके ऊपर रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी एंड प्रोसेस अप्लाई करेंगे, इन पे इनकी टेक्निकल कैपेसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर चेक किया जाएगा, फ्रेमवर्क फॉर ऑर्डरली वाइंडिंग अप है कि नहीं इनके पास, रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है या नहीं है, इन्वेस्टर सर्विसेज है या नहीं है इनके पास प्रॉपर्ली, ये सब चेक किया जाएगा। तो सेबी कह रहा है कि भारत में जितने भी ब्रोकर हैं इनमें से बड़े ब्रोकर को हम आइडेंटिफाई करेंगे ऑन दीज बेसिस, और उन पे हम इनहैंस्ड प्रोविजन अप्लाई करेंगे, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाएंगे। उनके ऊपर हम लगाने वाले हैं ज्यादा गवर्नेंस स्ट्रक्चर, appropriate governance structure and process, appropriate risk management policy and process, appropriate technical capacity infrastructure, framework for orderly winding up, के कल को अगर आपको कुछ हो गया तो वाइंड अप कैसे होने वाला उसका भी पहले से प्लान रखो। उसके बाद में रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एंड प्रोसेस, इन्वेस्टर सर्विसेज, ये सब आपके पास होना चाहिए। डोंट ट्राई टू रटिफिकेशन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, नहीं, बस जनरली देखो कि हाँ, among the stock brokers a few will be designated as qualified stock brokers. On these basis they will have enhanced requirement of appropriate risk management, governance, cyber security, investor services, ये सब उनके ऊपर enhanced requirement आएगी। ये बस अभी एक रफ आइडिया है, और डिटेल्स इसके रूल्स सेबी टाइम टू टाइम देगा ऐसा। तो ये भी कुछ आपके सिलेबस में डायरेक्टली था नहीं, बट इस पे एक सेबी ने नया कंसेप्ट लाया तो आईसीसीआई ने हमारे सप्लीमेंट में दे दिया, इससे हम लोग पढ़ रहे हैं, वेरी इजी। और इसी के साथ वी आर हिटिंग टुवर्ड्स द लास्ट अमेंडमेंट। देखो पता ही नहीं चला, एंड वी आर डन विद द अमेंडमेंट्स। लास्ट अमेंडमेंट टॉक्स अबाउट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के रजिस्ट्रेशन को लेके। तो उनका क्या कहना है, जो भी एप्लीकेंट होगा,
जो भी एप्लीकेंट होगा जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की तरह अप्लाई करना चाहता है, उसको एप्लीकेशन अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स, फीस एज प्रिस्क्राइब बाय सेबी देनी होगी डेजिग्नेटेड डीपीज के पास। तो कोई भी अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बनना चाहता है कि कोई फॉरेन में है, हमारा मान लीजिए जॉन सीना को इंडिया में शेयर्स लेने हैं, तो उसको इंडिया में डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो किसी भी एक डीपी के पास जाएगा, वो डेजिग्नेटेड डीपी के पास गया, उसको जाके क्या क्या देगा, अपना एप्लीकेशन देगा, साथ में डॉक्यूमेंट जो भी प्रिस्क्राइब्ड है वो देगा, साथ में फीस देगा एज प्रिस्क्राइब बाय सेबी, एंड दिस इज हाउ द प्रोसेस विल स्टार्ट। तो एनी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया, ही विल हैव टू फॉलो दिस प्रोसेस, ही विल हैव टू मेक एन एप्लीकेशन टू डेजिग्नेटेड डीपी। ठीक है, इजी है सर। उसके बाद में जनरल ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की जनरल ऑब्लिगेशन में क्या चेंजेस, क्या एडिशनल लाए। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैज टू as soon as possible but within 7 days, as soon as possible but not later than 7 days, उसको क्या करना है, सेबी और डेजिग्नेटेड डीपी को इन्फॉर्म करना है। क्या इन्फॉर्म करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन हमने पहले दी अगर वो रॉन्ग थी, तो मिसलीडिंग थी, तो फॉल्स थी, तो कोई भी इंफॉर्मेशन में पहले दी उसमें कुछ चेंज आ गया है तो, एंड अगर हमारे अगेंस्ट कोई भी पेनल्टी लिटिगेशन पेंडिंग है तो कुछ नहीं है, फुद्दू है। तो एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। अगर कोई भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर wants to register as a foreign portfolio investor, if there is anyone who wants to register as foreign portfolio investor, they have to give their application to whom? Designated DP। और एप्लीकेशन के साथ में फीस और डॉक्यूमेंट्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद में जो भी एप्लीकेंट है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, उसको as soon as possible but not later than 7 days, within 7 days सेबी और डेजिग्नेटेड डीपी को बताना है अगर उसने जो भी ऊपर इन्फॉर्मेशन दी थी एप्लीकेशन में, उसमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी थी या कोई इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई है, उसके अगेंस्ट कोई भी पेंडिंग लिटिगेशन है, तो ये सब उसको इन्फॉर्म करना है टू सेबी एंड डेजिग्नेटेड डीपी। माय गुडनेस, दीज आर द 6 अमेंडमेंट्स। देयर इज नथिंग टू वरी, देयर इज नथिंग टू वरी। जबरदस्त, खत्म हो गया आपको। तो आपको अगर मैं बात करता हूं दिसंबर 2023 के लिए, आपको ये अमेंडमेंट्स देखने हैं और सेबी बायबैक रेगुलेशन का रिवाइज्ड जो रिवीजन है वो देखना है, यू आर सुपर सॉर्टेड। आई बिलीव इसमें से तो खैर सवाल आने की संभावनाएं कम है, लेकिन आपका बायबैक के अंदर से एग्जाम में सवाल आने की प्रबल संभावनाएं हैं। चलो जाने दो, एक बार तूफान क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका, अच्छे से देखते हैं क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर हमने पढ़ा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो इन पब्लिक इंटरेस्ट कभी भी अगर चाहता है तो वो किसी भी लिस्टेड कंपनी को जिसके अंदर मेजॉरिटी शेयर्स आर हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर कंपनी, उसको एग्जम्प्ट कर सकता है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कंटीन्यूअस लिस्टिंग कंडीशंस। ओवर। सेकेंड आता है ऑडिट कमेटी ऑफ असेट मैनेजमेंट कंपनी। ये कहता है कि म्यूचुअल फंड के जो असेट मैनेजमेंट कंपनी होते हैं उसके अंदर एक ऑडिट कमेटी होना अनिवार्य है। उसका रोल क्या होगा? रोल होगा ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन। ये चेक करेगा वो। सर उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा? मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, उसके बाद में 2/3 have to be independent directors, all have to be financial literate, and at least one should be an expert, one should have an experience and should have background in accounts and finance. Chairman has to be an independent director। और कौन अपॉइंट करेगा इस ऑडिट कमेटी को? BOD ऑफ असेट मैनेजमेंट कंपनी। इस ऑडिट कमेटी को मीटिंग कैसे करनी है, कितनी फ्रीक्वेंटली करनी है? मिनिमम 4 in a year and maximum gap between 2 meeting can be 120 days। सर कोरम क्या रहेगा? 1/3 or 2 whichever is higher with at least 2 independent directors present। बोलो तिरकड़ता 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 ता। फिर हमने 2 केस लॉस पढ़े, सेबी वर्सेस श्रीराम म्यूचुअल फंड। इसमें हमने पढ़ा कि सिविल लॉ में सेबी के अंदर कोई भी केस के वायलेशन में इंटेंशन मैटर नहीं करता है। तो आपने इंटेंशन के साथ वायलेशन किया है, इंटेंशन के बिना वायलेशन किया, पेनल्टी तो लगेगी। फिर हमने सहारा एएमसी का केस पढ़ा, सहारा एएमसी वर्सेस सेबी। उसके अंदर हमने पढ़ा कि अगर किसी भी असेट मैनेजमेंट कंपनी के डायरेक्टर्स डिबार्ड हैं तो वो असेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड का भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर हमने पढ़ा सेबी डिपॉजिट इन पार्टिसिपेंट्स अमेंडमेंट रेगुलेशन, जिसमें हमने देखा कि अगर कोई भी स्टॉक ब्रोकर डीपी बनना चाहता है तो ही नीड्स टू हैव अ मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 5 करोड़। और उसको टेम्पररी बोला है कि जिस दिन नोटिफिकेशन आया था उसके 1 साल में आपको नेटवर्थ 1 करोड़ करना है और उसके 2 साल में आपको नेटवर्थ 5 करोड़ करना है। फिर हमने पढ़ा स्टॉक ब्रोकर अमेंडमेंट रेगुलेशन। जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं भारत में रजिस्टर्ड, उनमें से सिलेक्ट किए जाएंगे कुछ क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स। ऑन व्हाट बेसिस? कितने क्लाइंट्स हैं, उनके क्लाइंट्स के असेट्स कितने हैं, दिन उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना होता है, एंड ऑफ डे मार्जिन कितना होता है क्लाइंट्स का, कंप्लायंस स्कोर कैसा है, कंप्लेंट रिड्रेसल स्कोर कैसा है उनका। और इसके बेस पे जो ये क्वालिफाइड
स्टॉक ब्रोकर बने हैं उनके ऊपर इनहैंस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन आएगा, अप्रोप्रिएट गवर्नेंस फ्रेमवर्क आएगा, अप्रोप्रिएट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस आएगा, उनको साइबर सिक्योरिटी का ध्यान रखना होगा, उनको इन्वेस्टर सर्विसेज का ध्यान रखना होगा। ये सब चीजें एडिशनल रिक्वायरमेंट आएगा ऑन क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स। और लास्ट बड़ा सा भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अमेंडमेंट, इसके अंदर क्या है, कोई भी व्यक्ति अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बनना चाहता है तो उसे एप्लीकेशन देना है टू डेजिग्नेटेड डीपी अलॉन्ग विथ फीस एंड डॉक्यूमेंट्स डन। उसके बाद में अगर एप्लीकेशन में कोई भी चीज गलत दी थी तो ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का एप्लीकेंट है उसे विद इन 7 डेज, एज सून एज पॉसिबल बट विद इन 7 डेज सेबी को और डेजिग्नेटेड डीपी को इन्फॉर्म कर देना है। अगर एप्लीकेशन में कोई इन्फॉर्मेशन दी थी जो कि फॉल्स मिसलीडिंग थी, या कोई इन्फॉर्मेशन दी थी जो चेंज हो चुकी है, या मेरे अगेंस्ट कोई भी पेंडिंग प्रोसीडिंग केस कुछ भी है, तो वो भी मुझे इन्फॉर्म कर देना है। आप अगर चाहें तो एग्जामिनेशन के एक दिन पहले ये अमेंडमेंट के आखिरी के 5 मिनट देख सकते हैं, ताकि सारे अमेंडमेंट्स आपके एकदम इमीडिएटली वापस रिवाइज हो जाएंगे। तो जब भी आप अमेंडमेंट्स का भी क्विक रिवीजन चाहते हैं, क्योंकि आई थिंक आपके इतना ज़्यादा आप क्विक रिवीजन की आदत हो चुकी है आपको, तो अगर कभी भी आप अमेंडमेंट का भी क्विक रिवीजन चाहते हैं तो लास्ट के 5 मिनट देख लेंगे एंड यू विल बी सुपर सॉर्टेड। आई सिंसियरली होप दैट यू गाइज आर रियली 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 वर्किंग हार्ड। खूब पढ़ो एंड खूब आगे बढ़ो। मेक मी प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक एवरीवन अराउंड प्राउड। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।